कमांडो सुल्तान के हालात से हम खासी देर से बेखबर हैं। नसरीन को दिल्ली की तरफ जाती गाड़ी में छोड़कर हम अपने बहादुर दोस्त कमांडो सुल्तान की तरफ चलते हैं। हमने सुल्तान को दिल्ली शहर की एक मस्जिद के पेश इमाम के यहाँ छोड़ा था, जहाँ मौलवी साहब ने अपने हुजरे के ऊपर वाली कोठरी में बिस्तर लगा दिया था और कहा था कि सुबह फजर की नमाज के वक्त मुलाकात होगी। सुल्तान ने मौलवी साहब को अपने दिल का राज नहीं खोला था। इन्हें सिर्फ इतना ही बताया था कि वो कश्मीर से कुछ माल खरीदने दिल्ली आया है। श्रीनगर में इसकी मनियारी की दुकान है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान भारत के जारहाना तसल्लुत और भारतीय फौज के हवलनाक मुजालिम के खिलाफ जिस बहादुरी से जिहाद कर रहे थे और बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे थे, मौलवी साहब ने इनसे दिली हमदर्दी का इजहार किया था और कहा था कि कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी और वो बहुत जल्द अपनी हक की आज़ादी लेकर रहेंगे। सुल्तान रात को सोने से पहले सोचता रहा कि मौलवी साहब पर अपनी असल हालात जाहिर करे या न करे। इसे दुश्मन के मुल्क में एक ऐसे सच्चे मुसलमान की ज़रूरत थी जो इसे कम अज़ कम इस वक्त तक अपनी हाँ पनाह दे सके जब तक कि इंडियन इंटेलिजेंस के लोग इसका पीछा नहीं छोड़ते और वो किसी महफूज तरीके से पाकिस्तानी एम्बेसी तक पहुंचने में कामयाब हो सके। इसे मौलवी साहब इस सिलसिले में सही आदमी नज़र आ रहे थे। फिर भी किसी फैसले पर पहुंचने से पहले मौलवी साहब के बारे में मज़ीद इत्मीनान हासिल करना ज़रूरी था। रात गुजर गई। वो फजर की अजान के साथ बेदार हो गया। इसने मुँह हाथ धोकर वज़ू किया और फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए नीचे मस्जिद में आ गया। मौलवी साहब सुल्तान को देखकर ज़रा सा मुस्कुराए। सुल्तान नमाजियों की दूसरी कतार में था। इसने दूर ही सही इशारों से मौलवी साहब को सलाम किया और सर झुकाकर बैठा रहा और खुदाए जुल जलाल को याद करता रहा। नमाज के बाद जब नमाजी मस्जिद से चले गए तो सुल्तान उठकर मौलवी साहब के पास आ गया। मौलवी साहब ने बड़ी शफकत से पूछा, रात आराम से सो गए थे ना? सुल्तान ने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया। मौलवी साहब सुल्तान को अपने हुजरे में ले आए। वहाँ उन्होंने नाश्ता किया। इस दौरान सुल्तान यही सोचता रहा कि वो मौलवी साहब को अपनी असल हकीकत बयान करे या न करे। मौलवी साहब ने सुल्तान की जहनी कैफियत को इसके चेहरे से भांप लिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है बरखुरदार, तुम मुझे परेशान से लगते हो? क्या रात को अच्छी तरह नहीं सोए? जी नहीं, मैं बड़े मज़े से सोया हूँ। अपने ब्रादर कश्मीरी भाइयों पर भारतीय फ़ौज जो जुल्म व तशद्दुद कर रही है, इसका ख्याल आ गया था। मौलवी साहब ने कहा, जुल्म के दिन थोड़े रह गए हैं बेटा। कश्मीरी मुसलमान जिस दलेरी और बेजिगरी से भारतीय जुल्म व सितम का मुकाबला कर रहे हैं, वो बहुत जल्द भारतीय गासिबों को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। याद रखो, हमारे सीनों में इस्लाम की शमा रोशन है। ये शमा गारे हिरा के नूर अव्वली से रोशन हुई है। इसे जुल्म की बड़ी से बड़ी आंधी भी नहीं बुझा सकेगी। चाय और लोगे? नहीं जी शुक्रिया। इतने में किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाकर मौलवी साहब को आवाज़ दी। मौलवी साहब ने सुल्तान से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। मौलवी साहब दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। बाहर मोहल्ले का एक आदमी खड़ा था। मौलवी साहब को मस्जिद के बाहर मकान की दीवार के पास ले गया और आहिस्ता से कहने लगा, CID वाला दुर्गा दास रात मेरे पास आया था। इस वक्त आप ईशा की नमाज पढ़ रहे थे। मौलवी साहब ने तुर्स लहजे में पूछा, वो इधर क्या लेने आया था? वो शख्स जिसका नाम करीमुद्दीन था बोला, कह रहा था पाकिस्तान का कोई जासूस इस इलाके में रोपोश है। तुम भी खबरदार रहना और मौलवी साहब से भी कहना कि अगर किसी ऐसे शख्स की खबर मिले तो थाने में फ़ौरन इतला कर दें। मौलवी साहब ने गुस्से में कहा, करीमुद्दीन, इन हिंदुओं को तो हर भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी जासूस नजर आता है। तुम इनके बड़े तरफदार बने फिरते हो। याद रखो, ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं। करीमुद्दीन खिसियाना से होकर बोला, मौलवी साहब, मैं ये सब बातें जानता हूँ, मगर क्या करूँ? मैं तो दुर्गा दास CID वाले का पैगाम देने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इतना कहकर करीमुद्दीन चादर की बुक्कल मारता हुआ गली में चल दिया। मौलवी साहब एक लम्हे के लिए जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे। इनके जहन में एक शुबा बिजली की चमक बनकर लहरा गया था। कोठरी में आकर वो सुल्तान के सामने बैठ गए। उन्होंने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान ने फ़ौरन महसूस कर लिया कि मौलवी साहब की नज़रें बदली हुई हैं। इसने यूं ही पूछ लिया, कौन आया था जी? मौलवी साहब मुस्कुराए। फिक्र ना करो, मेरे यहाँ तुम महफूज हो। सुल्तान ने कदरे चौंक कर मौलवी साहब की तरफ देखा। मैं कुछ समझा नहीं। मौलवी साहब ने सुल्तान के कंधे पर हाथ रख दिया। मगर मैं सब कुछ समझ गया हूँ बेटे। देखो, मैं मुसलमान हूँ, खुदा की छत के नीचे बैठा हूँ। मुझे अपने दिल का राज खोल दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर हमारी जान भी हाजिर है। इसके बाद मौलवी साहब ने CID इंस्पेक्टर दुर्गा दास का वो पैगाम सुल्तान को बता दिया। सुल्तान ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। इसे यूँ लगा जैसे इसका बोझ पड़ा हुआ था वो हट गया है। इसे मौलवी साहब की दीनदारी, इस्लाम और मोहब्बत व अकीदत पर ज़रा से भी शक नहीं था। वैसे भी वो दुश्मन मुल्क में था और अपनी होने वाली बीवी और महबूबा की तलाश में था। इसे यहाँ किसी न किसी मुसलमान पर एतमाद करना था। मौलवी साहब जब
अपनी बात ख़त्म कर चुके तो सुल्तान ने इन्हें शुरू से आखिर तक सारी दास्तान सुना दी। मौलवी साहब इंतहाई महवियत के आलम में सुल्तान की सच्ची कहानी सुन रहे थे। मैंने अपने दिल का हाल खोल कर आपके सामने रख दिया है, अब आपको इख्तियार है कि मेरे साथ जैसा सलूक चाहे करें। मौलवी साहब ने सुल्तान को अपने सीने से लगा लिया, बड़े जज्बाती हो गए, कहने लगे, मैं जानता हूँ पाकिस्तान के लोग बड़े गैरतमंद और बहादुर लोग हैं। अल्लाह पर यकीन रखो, तुम्हारी मंगेतर नसरीन की इज़्ज़त का रखवाला वही रब्बुल आलमीन है। तुम फ़ौरन यहाँ सफारत खाने जाकर नसरीन के बारे में मालूम करो। हो सकता है सफारत खाने में इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा कर इसे अब तक पाकिस्तान पहुँचा दिया हो। खुदा करे कि ऐसा ही हो, सुल्तान ने दुआया अंदाज में कहा। लेकिन मोहतरम, जैसा कि मैंने कोशिश की थी, सफारत खाने के आसपास भारतीय इंटेलिजेंस वाले हर वक्त मंडलाते रहते हैं और हर आने जाने वाले पर नज़र रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह पाकिस्तानी सफारत खाने को मेरे बारे में खुफिया तरीके से बता दिया जाए और इनकी गाड़ी मुझे यहाँ से आकर ले जाए। मौलवी साहब सोच में पड़ गए, फिर कहा, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है कोई भी सफारत खाना ये काम नहीं करेगा, और ख़ास तौर पर इंडिया में तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है। यहाँ तो पाकिस्तानी सफारतकार बाज़ार से ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने जाते हैं तो इन्हें यहाँ कैमरा लगा कर पकड़ने की कोशिश की जाती है कि वो यहाँ किसी पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने तो नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है तुम्हें खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, रात के वक्त जाओ। सुल्तान समझ गया था कि मौलवी साहब हक बजानिब हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया की हुकूमत और पुलिस तो पाकिस्तानी सफारतकारों की ख़ास तौर पर निगरानी कराती है और इस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने की मज़मूम कोशिश करती है। इसने एक बार फिर रात सफारत खाने में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया। इससे यकीन था कि अपने सफारत खाने से नसरीन के बारे में पूरी रिपोर्ट मिल सकेगी। हो सकता है इसे ये खुशखबरी भी सुनने को मिले कि नसरीन को पाकिस्तान वापस पहुँचा दिया गया है। सुल्तान ने मौलवी साहब को अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया। अब वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। ईशा की नमाज सुल्तान ने कोठरी के अंदर ही पढ़ी। CID वाले दुर्गा दास का पैगाम मिलने के बाद सुल्तान मुहतात हो गया है। इसने यही मुनासिब समझा कि वो कोठरी में अकेला ही नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद वो हाथ उठाकर बड़े खुशू व खुशू के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नसरीन के हिफ्ज़ व अमान की दुआ मांगने लगा। जब मौलवी साहब तशरीफ़ लाए तो सुल्तान खुदा के हुजूर सजदे में गिर पड़ा। मौलवी साहब रात का खाना ला रहे थे। सुल्तान ने थोड़ा बहुत खाया। अगरचे सुल्तान को सफारत खाने के मोहल्ले वकूफ़ का इल्म हो गया था, फिर भी मौलवी साहब ने इसे एक बार फिर समझा दिया कि कौन सा रास्ता किधर को जाता है और सफारत खाने के इर्द गिर्द कौन सी इमारतें और बाज़ार हैं। तुम यहाँ से पिछली गली की तरफ से निकलोगे, तुम बड़े बाज़ार में मस्जिद की तरफ जाओगे, आगे चौक आ जाएगा, वहाँ से तुम्हें कोई टैक्सी कोई रिक्शा मिल जाएगा। इसके आगे सफारत खाने का नाम मत लेना, सिर्फ इस इलाके का नाम लेना जहाँ सफारत खाना है। जाओ, अब अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे, सर्दी काफ़ी थी। मौलवी साहब ने सुल्तान को स्वेटर दिया जो इसने अपनी चमड़ी की जैकेट के अंदर पहन लिया। वो मौलवी साहब के गले लगकर मिला, फिर इनके हाथों को बोसा देकर कोठरी से बाहर आ गया। मस्जिद का सहन खाली था, गली में कोई दुकान खुली थी। सुल्तान ने जैकेट के कॉलर ऊपर कर लिए, हाथ पतलून की जेबों में दिए। वो बज़ाहिर बड़े पुरसकून के साथ गली में से गुजर कर पिछली तरफ आ गया। यहाँ बड़ा बाजार था, ट्रैफिक चल रही थी, दुकानों में रोशनियाँ हो रही थी, रेस्टोरेंटों में काफ़ी लोग बैठे थे। किसी तरफ रेस्टोरेंट से इंडियन फिल्मी गानों की आवाज़ भी आ रही थी। सुल्तान अपनी तरफ से बड़ी बेनियाजी के साथ फुटपाथ पर चौक की तरफ चलने लगा। वो बड़ा चौकस था, इसके कान पीछे से आने वाली हर आवाज़ पर लगे हुए थे कि कोई इसका ताकुब न कर रहा हो। आगे चौक में पहुंचा, यहाँ एक सिनेमा हाउस भी था जहाँ बड़ी रोशनियाँ थी, कई रिक्शे, टांगे और टैक्सियाँ लगी हुई थी। सुल्तान रुक गया। इसने बड़ी एहतियात से दाएं बाएं देखा, इसे कोई शख्स अपना ताकुब करता दिखाई न दिया। सड़क पार करके वो टैक्सी स्टैंड पर आ गया। एक खाली ड्राइवर से इस इलाके का नाम लिया जहाँ पाकिस्तानी सफारत खाना था और टैक्सी में जल्दी सवार होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की में से सर बाहर निकालकर अपने किसी साथी को आवाज़ देकर कहा, मैं सवारी छोड़कर आ रहा हूँ, यहीं रहना। टैक्सी शहर की सड़कों पर निकल खड़ी हुई। इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर काफ़ी रौनक थी, अमाम आज रही थी, दुकानें खुली थी। सुल्तान टैक्सी की पिछली सीट के कोने में कॉलर चढ़ाए ज़रा नीचे होकर बैठ गया। वो बड़े ख़तरनाक सफ़र पर था, रास्ते में कुछ भी हो सकता था। इसका ख्याल था कि इसे किसी ने नहीं देखा, कोई इसके पीछे नहीं लगा और इसके साथ अपने सफारत खाने तक कोई नहीं पहुँचेगा। मगर ऐसी बात नहीं थी। इंटेलिजेंस वाले दुर्गा दास ने जब करीमुद्दीन के हाथ मौलवी साहब को पैगाम भिजवाया था तो इसने सारे इलाके की निगरानी की थी। इंस्पेक्टर दुर्गा दास को यह शक नहीं था कि सुल्तान, जिसको इंडियन पुलिस पाकिस्तानी जासूस कह रही है, मौलवी साहब के यहाँ छुपा हुआ है। लेकिन चूँकि वो मुसलमान की आबादी वाला मोहल्ला था, इसलिए इसे इतना यकीन ज़रूर था कि सुल्तान इसी इलाके में कहीं रुपोश है। चुनाचा इसने पुलिस इंस्पेक्टर को कहकर सारे मोहल्ले की निगरानी शुरू कर दी। चुनाचा जब सुल्तान मस्जिद की गली में से निकलकर बाजार में आया था तो एक आदमी ने इसे गौर से देखा। सुल्तान का चेहरा इसे बिल्कुल अजनबी लगा। वो आदमी इंटेलिजेंस का सिपाही था और इस इलाके के लोगों की शक्ल
क्लोज से वाकिफ था। सुल्तान इसे अजनबी लगा तो वो इसके पीछे लग गया। चौक में इंटेलिजेंस के दूसरे लोग भी मौजूद थे। इन सब ने एक दूसरे को सुल्तान का चेहरा दिखा दिया। इसी वक्त पुलिस स्टेशन में इतला कर दी गई। सुल्तान की टैक्सी शहर की गुंजान आबादी से निकलकर दिल्ली के मॉडर्न और कुशादा इलाके में दाखिल हो गई। वो दिल में मुतमईन था कि आबादी में से खैर व आफियत के साथ निकल आया है। अब सफारत खाने में दाखिल होने का मरहला बाकी रह गया है। सुल्तान ने सोच रखा था कि वो सफारत खाने के अकम में कुछ फासले पर टैक्सी छोड़ देगा और फिर अकबी दीवार फांद कर सफारत खाने में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही टैक्सी ने सबज बत्ती के इशारे पर चौक अबूर किया और एक खाली सड़क पर आई, अचानक दोनों जानिब वाली कोठियों से पुलिस की 2 जीपें बैक वक्त निकली और टैक्सी के सामने आ गई। टैक्सी ड्राइवर ने जीप वालों को गाली देकर एकदम से ब्रेकें लगा दी। सुल्तान का सर अगली सीट से टकराते टकराते बचा। पुलिस के मुसल्ले सिपाही जीपों में से कूद कर टैक्सी की तरफ बढ़े और इसे घेरे में ले लिया। सारी बंदूकों का रुख टैक्सी की पिछली सीट की तरफ था। मरहटा पुलिस इंस्पेक्टर राव पिस्तौल लिए आगे बढ़ा और पिस्तौल की नोक पर सुल्तान को गाड़ी से बाहर निकलने का हुक्म दिया। इस दौरान सुल्तान अपने आप को हालात के सुपुर्द करने का फैसला कर चुका था। इसके सिवा कोई चाराकार भी नहीं था। अगर वो भागने की कोशिश करता तो हर तरफ से यकीनी तौर पर इस पर फायरिंग शुरू हो जाती। इसके बावजूद सुल्तान ने अपने आप को बचाने की एक आखिरी बार कोशिश ज़रूर की। इसने टैक्सी से बाहर निकलते ही बड़े रौब के साथ कहा, क्या बात है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इसका ख्याल था कि हो सकता है पुलिस किसी जराइम पेशा बदमाश की तलाश में हो, इसकी तलाश में न हो, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। इंस्पेक्टर राव ने सुल्तान को पास आकर पकड़कर खींचा और बोला, हम जानते हैं तुम कौन हो, इसलिए तुम्हें पकड़ रहे हैं। तुम पाकिस्तानी जासूस हो, जल्दी बैठो। इसने अपना गिरबान छुड़ाते हुए एक बार फिर ब्लफ चाल चली। आपको किसी ने गलत इतला दी है। मैं जस्टिस चोनी लाल का बेटा प्रकाश लाल हूँ। सुल्तान का ख्याल था कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, वहाँ न जाने कितने ही हिंदू जस्टिस होंगे। हिंदू इंस्पेक्टर के आगे इसकी चाल कामयाब हो जाए। इंस्पेक्टर राव ने सुल्तान पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। सुल्तान की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। इंस्पेक्टर ने सुल्तान को गाली दी और इसे पुलिस जीप की तरफ धक्का देकर कहा, इसमें बैठ जाओ, थाने पहुँच चोनी लाल से भी तुम्हारी मुलाकात करा देंगे। सिपाहियों ने सुल्तान को काबू कर लिया। इस वक्त इसके हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई। इसे जीप में धकेल कर सिपाहियों के दरमियान बिठा दिया। टैक्सी ड्राइवर हक्का बक्का ये देख रहा था। वो मुसलमान था, इसे ये डर था कि कहीं पुलिस इसे भी न पकड़ ले, मगर इसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। जब पुलिस की जीपें पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गई तो ड्राइवर वहाँ से टैक्सी भगा कर ले गया। पुलिस स्टेशन पहुँचते ही इंस्पेक्टर राव सुल्तान को दूसरी मंजिल के कोने वाले कमरे में ले गया। एक किस्म का टॉर्चर सेल ही था। यहाँ खतरनाक मुजरिमों से तफ्तीश की जाती थी, इन्हें अजियतें दी जाती थी। कमरे में दीवार के साथ 2-3 कुर्सियां लगी हुई थी। वस्त में एक स्टूल रखा हुआ था। छत के साथ एक जानिब रस्सा भी लटक रहा था। सुल्तान को मालूम हो गया था कि अब इसको हर तरह की अजियत दी जाएगी और इसको मजबूर किया जाएगा कि वो अपने पाकिस्तानी जासूस होने का इकरार कर ले, जबकि पाकिस्तानी जासूस नहीं था। इंस्पेक्टर राव ने सुल्तान को स्टूल पर बैठने का हुक्म दिया। सुल्तान स्टूल पर बैठ गया। 2 सिख सिपाही कोठरी के दरवाजे के बाहर पहरे पर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर कुर्सी खींचकर सुल्तान के बिल्कुल सामने बैठ गया। इसने सुल्तान की आंखों में आंखें डाल दी और बड़े सुकून के साथ बोला, तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है कि तुम पाकिस्तान के जासूस और कश्मीरियों को असला सप्लाई करते हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात पूछूंगा, तुम इसका ठीक ठीक जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें गंगा माता की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें ना सिर्फ ये कि कोई टॉर्चर नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ शहर में तुम्हारे दूसरे पाकिस्तानी जासूस कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, यहाँ वो असला लाकर कहाँ रखते हैं। सुल्तान ने पूरे तमाल लहजे में जवाब दिया, पहली बात तो यह है कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। एक अजीब हादसा मुझे यहाँ खींच लाया है, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। वो अजीब हादसा क्या था? इंस्पेक्टर राव ने घूरते हुए पूछा। सुल्तान ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता है, ये जज्बाती मामला है। सुल्तान इस हिंदू इंस्पेक्टर को कैसे बता देता कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेने इंडिया दाखिल हुआ था। इसने अपने बाप के कातलों को मौत की नींद सुला दिया था और अब इसे अपनी मंगेतर नसरीन की तलाश थी। इसने अपने दिल में एक फर्जी कहानी ज़रूर तैयार कर रखी थी, मगर वो चाहता था कि पुलिस की तरफ से इस पर थोड़ा बहुत तशद्दुद हो तो वो बयान कर दे। पुलिस यही समझे कि इसने तशद्दुद की वजह से असल हकीकत बयान कर दी है। ऐसा ही हुआ। राव के इशारे पर सुल्तान की टांगों को रस्सी से बांधकर छत के कुंडे के साथ लटका दिया गया। नीचे एक आदमी बैठ गया जिसके हाथ में लकड़ी की हथौड़ी थी। वो एक साथ ही सुल्तान के सर के पीछे हथौड़ी से ज़रबे लगाने लगा। जब तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो सुल्तान ने अपने मंसूबे के मुताबिक कहा, मैं बताता
आता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। इसे नीचे फर्श पर उतार दिया गया। स्टूल पर बैठा तो इसका सर चकरा गया। आंखों के आगे तारे नाच रहे थे। इंस्पेक्टर राव के हाथ में बैग था। शाबाश, अब बताओ, सुल्तान ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, मैं पाकिस्तान के सरहदी शहर का रहने वाला हूँ। मुझे इंडियन फिल्में और इंडिया के शहर देखने का बड़ा शौक है। बस एक रोज़ यूं ही शौक मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा कर यहाँ ले आया। मैंने अमृतसर शहर में भी कई इंडियन फिल्में देखी हैं, फिर यही शौक मुझे यहाँ ले आया। जब मुझे पता चला कि इंडियन पुलिस मेरे पीछे लगी है तो मैंने फैसला किया कि अपने मुल्क के सफारत खाने में जाकर पनाह हासिल कर लेता हूँ। इसी मकसद के लिए मैं अपने सफारत खाने की तरफ जा रहा था कि आपकी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ये है मेरी राम कहानी। मैं ज़रा बराबर भी झूठ नहीं बोलता। अब आगे आपकी मर्जी है कि यकीन करें या ना करें। इस दौरान इंस्पेक्टर राव मुसलसल सुल्तान की आंखों में आंखें डाले से घूर रहा था और छोटी छोटी मूंछों के नीचे पतले होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट खेल रही थी। जब सुल्तान अपना बयान ख़त्म कर चुका तो इंस्पेक्टर राव कुर्सी पर से उठा। बोला, मुझे तुम पर यकीन है। इतना कहकर वो घूमकर सुल्तान के पीछे आ गया और एकदम पलट कर इतनी ज़ोर से सुल्तान की कमर पर बैद मारा कि सुल्तान दर्द से बेख्तियार होकर बिलबिला उठा और स्टूल पर से नीचे गिर पड़ा। वो एक तरबियत याफ्ता कमांडो था और ताकतवर नौजवान था, मगर बैद की ज़रब इतनी शदीद और अचानक थी कि बर्दाश्त न कर सका। इंस्पेक्टर राव ने सुल्तान की कमर पर पूरी ताकत से ठोकर मारी। सुल्तान सुगड़ कर रह गया। वो कुछ नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर के इशारे पर हिंदू सिपाही अंदर आ गए। उन्होंने सुल्तान को बाजुओं से पकड़ा और इसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर थाने की दूसरी मंजिल का बरामदा था। यहाँ एक छोटा सा कमरा था। इसमें सुल्तान को फेंक कर बाहर से ताला लगा दिया गया। सुल्तान कुछ देर तो वैसे ही कमरे के फर्श पर पड़ा रहा। इसकी गर्दन में शदीद दर्द हो रहा था। एक पसली भी दर्द कर रही थी, मगर वो सख्त जान था। इसने अपने बाप से कमांडो ट्रेनिंग ली थी। इसने इसे सख्त जान बना दिया था। वो उठकर फर्श पर बैठ गया। इसने कमरे का जायजा लिया। ठंडे फर्श पर कोने में एक पुराना कंबल बिछा हुआ था। दीवार पर बल्ब रोशन था। सारे कमरे में सिर्फ एक रोशनदान था जिस पर लोहे की सलाख लगी हुई थी। दरवाज़ा जो बंद था वो लकड़ी का था। इसमें बाहर से अंदर झांकने के लिए एक चौकोर सुराख था। ज़मीन पर बिछे हुए कंबल के ऊपर भूरे रंग का एक तकिया तय करके रखा हुआ था। सुल्तान कंबल में अपने आप को लपेट कर कोने में बैठा सोचने लगा कि यहाँ से फरार मुमकिन है। वो जानता था कि इंडियन पुलिस इस पर बेपनाह तशद्दुद करेगी और इसके हर बयान को झूठा बयान समझेगी। इस तरह तशद्दुद का सिलसिला इस पर जारी रहेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। यूं ही दो एक आदमियों के फर्जी नाम इन्हें बता देता। अगर इसने दो एक फर्जी आदमियों के नाम बताए भी तो जाहिर है कि वो मुसलमान ही नाम होंगे और इनके साथ सुल्तान को वो इलाका भी बताना पड़ेगा जहाँ वो लोग रहते हैं। इसके बाद यकीनी बात थी कि इस इलाके के मुसलमान नौजवानों की पकड़ धकड़ शुरू हो जाती। वहाँ के मुसलमानों से पूछगछ का सिलसिला शुरू हो जाता और जिसके वो नाम बताता जो सुल्तान ने बताए थे तो फिर इन पर क़यामत टूट पड़ती और इनके सारे ख़ानदान की ज़िंदगियाँ एक अज़ाब बन जाती। सुल्तान के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि किसी तरह वहाँ से फरार हो जाए। गर्दन की दर्द में थोड़ी सी कमी हुई थी। पसली का दर्द भी कम हो गया था। सुल्तान ने एक अक्लमंदी ये की कि मौलवी साहब के यहाँ से सफारत खाने की तरफ जाते हुए रास्ते में अपना पिस्तौल एक गंदे नाल में फेंक दिया था। इसके पास जो इंडियन करेंसी के नोट थे वो पुलिस वालों ने जीप में सवार होने के बाद ही टटोल कर छीन लिए थे। सुल्तान के पास सिर्फ आहिनी इरादा ही बाकी रह गया था और ये इसके लिए काफ़ी था। नसरीन की मोहब्बत और इसकी खैरियत मालूम करने का जज्बा इस आहिनी इरादे को ज़बरदस्त ताकत दे रहा था। किसी न किसी तरह इसने रात कुछ बैठ कर कुछ लेट कर सोते जागते गुजार दी। दिन की रोशनी रोशनदान से कमरे में आई तो सुल्तान जाग रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। दो बावर्दी पुलिस वाले सिख अंदर आए और सुल्तान को बाजुओं से पकड़ कर दूसरी तरफ ले गए जहाँ एक छोटा सा बाथरूम था। उन्होंने सुल्तान को गाली देते हुए बाथरूम में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुल्तान ने नलके पर मुँह हाथ धोया। 10-15 मिनट बाद वापस इसी कमरे में ले गए। इसे अंदर धकेलते और दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा देते। एक सिख कांस्टेबल चंद लम्हों के लिए दरवाजे के चौकोर सुराख में से सुल्तान को अंदर देखता रहा, फिर वो पीछे हट गया। सुल्तान ने रोशनदान की तरफ मुँह उठाकर इसे गौर से देखा। यही इसकी एक आखिरी उम्मीद थी। फरार का यही एक रास्ता था जो बड़ा दुश्वार और बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था। सुल्तान बाथरूम की तरफ जाते हुए बाहर बरामदे का जायज़ा लिया था। बाहर 2 मुसल्ले सिपाही पहरा दे रहे थे। इस तरफ से फरार होना मुमकिन नहीं था। रोशनदान की तरफ बार बार देखने और इसका जायज़ा लेने से सुल्तान को अंदाज़ा हो गया था कि अगर किसी तरह से लोहे की सलाखों को उखाड़ डाला जाए तो रोशनदान में इतनी गुंजाइश है कि वो इससे सुकड़ सिमट कर दूसरी तरफ निकल सकता है। मगर कमरा दूसरी मंजिल पर था। इसे कुछ पता नहीं था कि दूसरी तरफ नीचे क्या है। दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगाना खतरनाक भी था और पुलिस खबरदार भी हो सकती थी। इसे यकीन था कि इसे टॉर्चर करने के लिए वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह ज़रूर ले जाया जाएगा जहाँ टॉर्चर करने का पूरा सामान होगा। इसके नाखून चाकू से उखाड़ दिए जाएंगे। इसके बदन को जलते हुए सिगरेटों से दागा जाएगा।
इसके बदन पर सांप फेरे जाएंगे। खुदा जाने उसे किस किस इंसानियत सोच तरीके से अजियत दी जाएगी। इसके बाद जब इसे कोठरी या कमरे में लाकर डाल दिया जाएगा तो बहुत मुमकिन है वो इस काबिल ही ना हो कि रोशनदान से फ़रार होने की हिम्मत कर सके। वो इन्हीं परेशान ख्यालों में गुम था कि कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। मुसल्ले सिख कांस्टेबल ने अंदर झांक कर देखा और पंजाबी ज़ुबान में सुल्तान को गाली दी और कहा, पाकिस्तान वालों ने तुम्हारे लिए चाय भेजी है, पी लो। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।